हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसके पहले पार्ट्स में हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया है कि नर्व क्या होती है और वो कैसे काम करती है। अब आज हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी स्टिमुलस किसी एक नर्व से दूसरे नर्व तक जाती है और वहां से होते हुए फिर वो ब्रेन तक कैसे पहुंचती है, जिस प्रोसेस का नाम क्या है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एक नर्व सेल के ऊपर कितने टाइप के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये चैनल्स क्या करते हैं? आयंस का आदान प्रदान करते हैं, मतलब आयंस को एक्सचेंज करते हैं। कहां? एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड सेल के बाहर प्रेजेंट है, राइट। तो देख लेते हैं। बेसिक 4 टाइप के गेट्स प्रेजेंट होते हैं, या कह दें बेसिक 4 टाइप के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? वोल्टेज गेटेड चैनल्स। पहला कौन सा है? वोल्टेज गेटेड। दूसरा है लाइगेंड गेटेड चैनल्स। तीसरा है नॉन गेटेड, दैट इज लीकी चैनल्स या लीकेज चैनल्स या लीक चैनल्स। और चौथा क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बताता हूं। जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है ना, जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो कब ओपन होंगे? जब वोल्टेज में कोई डिफरेंस आएगा, यानी अगर कोई नर्व सेल रेस्टिंग फेज में है तब वो चैनल्स ओपन नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही कोई इंपल्स आया, जैसे ही कोई डिस्टरबेंस आई, उसकी वजह से कोई वोल्टेज में चेंज हुआ, तो ये चैनल्स क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, राइट। देखो, पहले देखो, ये मान लो है ICF यानी इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, यानी सेल के अंदर का फ्लूइड, ठीक। और ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के बाहर का फ्लूइड। पहले क्या था? जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड की वजह से क्या था? सेल के अंदर का जो पोटेंशियल था वो नेगेटिव था और बाहर का जो पोटेंशियल था वो क्या था? पॉजिटिव। लेकिन मान लो यहां पे जैसे कोई डिस्टरबेंस आई, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ? जो ECF था वो नेगेटिव हो गया और जो ICF था वो क्या हो गया? पॉजिटिव, यानी वोल्टेज में चेंज आया। अब जब वोल्टेज में चेंज आया तो ये गेट ओपन हो गए, और जब ये गेट ओपन हो गए तो फिर क्या किया उन्होंने? सोडियम आयंस का एक्सचेंज किया, राइट। यहां तक समझ आ गया? ये काम किसका होता है? वोल्टेज गेटेड चैनल्स का। अब जो दूसरा चैनल है हमारे पास वो है लाइगेंड गेटेड चैनल्स। अब लाइगेंड मतलब क्या होता है? कोई एक स्पेसिफिक केमिकल, ठीक, कोई एक स्पेसिफिक केमिकल्स, उसका क्या मतलब, क्या नाम रखते हैं उसका? लाइगेंड, यानी स्पेसिफिक केमिकल, ठीक। अब देखो, ये रेस्टिंग फेज में सेल है, राइट। अब ये कोई लाइगेंड यहां पर आया और उसने क्या किया? इस सोडियम वाले चैनल को ओपन कर दिया और उसकी वजह से फिर क्या हुआ? सोडियम का इफ्लक्स हुआ। कहां? अंदर। क्या है, क्या लिखा है? देखो, ओपन और क्लोजेज इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेल्यूलर न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कोई स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेल्यूलर न्यूरोट्रांसमीटर आया और उसने क्या किया? इस लाइगेंड गेटेड चैनल को ओपन करवा दिया। तीसरा क्या है हमारे पास? नॉन गेटेड चैनल, नॉन गेटेड या लीक चैनल्स। ये हमेशा ओपन रहते हैं, ऑलवेज ओपन। देखो, ठीक है, ये क्या रहते हैं? हमेशा ओपन रहते हैं। 2 टाइप के होते हैं, सोडियम के लिए अलग और पोटेशियम के लिए अलग। ये जो चित्र में दिखाया है क्या है? पोटेशियम के लिए है, ठीक। देखो, लगातार लीक होता रहता है ये, बिना किसी रोक टोक के। और जो चौथा है हमारे पास वो क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। ये बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है। क्या करवाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक एंजाइम होता है सोडियम पोटेशियम पंप, काम करवाता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम ATPase इस एंजाइम का नाम है। देखो, एक ATP है, वो ट्रांसफर हो गया किसमें? 1 ADP में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, उसमें से एक फॉस्फेट निकल गया तो कितना बच गया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब एक ATP एनर्जी इसने यूज की और उस एनर्जी के बदले इसने क्या काम किया है? 3 सोडियम आयंस को बाहर निकाला है सेल के और 2 पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर लेके आया है। 2 पोटेशियम आयन अंदर आए हैं और 3 सोडियम
बाहर गए हैं, ठीक है, और उसके लिए क्या यूज हुआ है, एक एटीपी यूज हुआ है, राइट। अब हम आगे पढ़ेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कैसे सेल पोलराइज होती है, कैसे रीपोलराइज होती है, कैसे डीपोलराइज होती है, कैसे हाइपरपोलराइज होती है, और कैसे नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है। अब देखो बच्चों, होता क्या है ना कि जो ICF है यानी जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है। कब? जब सेल रेस्टिंग फेज में है, राइट, यानी जब उस सेल को कोई भी स्टिमुलस नहीं मिला है। और जो ECF यानी जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो क्या रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है, ठीक। जो ICF है वो नेगेटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं बच्चों? नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन आयंस, राइट। अब जो ECF है वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों रहता है, क्योंकि यहां पर कैटायंस ज्यादा होते हैं एनायन से, ठीक। और वैसे ही ICF में क्या है, एनायंस ज्यादा है कैटायन से, इसीलिए तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक। यहां तक समझ आ गई। अब देखो, हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी गेट हैं, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने यहां पर बना रखा है और मैं इसी के माध्यम से आपको समझाने की प्रयास करूंगा। जो ICF है बच्चों, वहां पर क्या होता है, पोटेशियम आयन ज्यादा रहते हैं सोडियम आयन से, ठीक। और जो ECF है वहां पर क्या ज्यादा रहता है, सोडियम आयन ज्यादा रहते हैं किससे, पोटेशियम आयन से, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो ये ECF है, तो ECF में क्या ज्यादा है हमारे पास, सोडियम आयन ज्यादा है किससे, पोटेशियम आयन से, ठीक। अब ये देखो, ये जो मैंने बना रखे हैं ना, ये हैं लीकी चैनल्स। ये क्या है बच्चों, लीकेज चैनल्स या लीकी चैनल। चूंकि हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा है कि जो चीज जहां पर ज्यादा है वहां से कम की ओर जाएगी, ठीक। तो क्या है, ECF में सोडियम ज्यादा है। अब ECF में सोडियम ज्यादा है तो इसलिए वो ECF से ICF की तरफ कंटिन्यू इन लीकी चैनल्स के माध्यम से अंदर आता रहता है। देखो कैसे, क्योंकि हमने पढ़ाई है लीकी चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, ठीक है। ये इनमें से क्या कंटिन्यूअस डिफ्यूज हो रहा है, सोडियम आयन, ठीक है। और पोटेशियम आयन कहाँ ज्यादा है, अंदर, तो ये यहां से पोटेशियम आयन कंटिन्यूअसली बाहर जाता रहता है बच्चों, लीकेज चैनल के थ्रू, ठीक है। अब आप एक बात सोचो कि अगर जो चीज जहां पर ज्यादा है वहां से कम की ओर अपने आप जा रही है ना, डिफ्यूजन हो रहा है लगातार, तो एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर कि इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी, जहां पर दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, सोडियम और पोटेशियम, ECF और ICF में, तो वहां पर तो डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। लेकिन लाइफ का क्या रूल है कि कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आनी चाहिए, कोई भी लाइन सीधी नहीं होनी चाहिए। सीधी लाइन का मतलब क्या होता है, मौत। कभी आपने देखा होगा फिल्मों में वो ECG दिखाते हैं ना, वो जब लाइन सीधी हो जाती है तो क्या उसका मतलब होता है कि आई एम सॉरी योर पेशेंट इज नो मोर, राइट। तो इसी इक्विलिब्रियम को आने से रोकने के लिए हमारे शरीर में क्या बनाया गया है, सोडियम पोटेशियम पंप, जो क्या करता है, एक ATP के बदले 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेता है, ठीक है। देखो, बाहर में सोडियम ज्यादा था तो वो सोडियम क्या कर रहा था, अंदर आ रहा था लीकी चैनल्स के थ्रू। अब सोडियम ज्यादा अंदर आ रहा है, कंटिन्यू अंदर आ रहा है, इसलिए क्या करता है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है बच्चों, ये मैंने सोडियम पोटेशियम पंप बना रखा है, ये 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, और सॉरी 3 सोडियम को तो बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर खींच लेता है, ठीक। क्या करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए,
इक्विलिब्रियम आने से रोकने के लिए, ताकि ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता ही रहे, राइट। यहां पर क्या यूज होता है, एक एटीपी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एडीपी में, ठीक है। अब ये देखो, ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, ये क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये कब खुलेंगे, ये देखो, ये इनके ऊपर मैंने ढक्कन लगा रखा है ना, ये कब खुलेंगे, जब इस सेल को कोई वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा, यानी कोई इंपल्स मिलेगा, ठीक, तब ये चैनल्स ओपन होंगे और उसके बाद ये सोडियम या पोटेशियम का इफ्लक्स या इफ्लक्स करेंगे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। तो यहां तक आपको समझ आ गया कौन कहां से अंदर आ रहा है, कौन कहां से बाहर आ रहा है और क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, यहां तक सब क्लियर है। एक और बात है इसमें, ये जो ICF यानी इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड का जो पोटेंशियल है नेगेटिवली चार्ज, वो कितना होता है बच्चों, -70 मिली वोल्ट, ठीक है, ये याद रखना है। कई बुक्स में -90 तक लिखा हुआ है, बट NCERT जो कहती है हम वो मान के चल रहे हैं -70 मिली वोल्ट, राइट। अब देखो, ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस फेज को क्या कहते हैं, पोलराइज स्टेट ऑफ नर्व। यहां पर सेल क्या है, पोलराइज्ड है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही कोई नर्व इंपल्स या जैसे ही कोई इंपल्स आया, मान लो ये वापस से वही है, ये ICF है, ये ECF है और ये भी ECF है, ठीक है। यहां पर मान लो जैसे ही कोई इंपल्स आया, ठीक है, वो सबसे पहले क्या करता है, आपके सोडियम पोटेशियम पंप को बंद कर देता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो गया, बंद। अब इससे क्या होगा, वही मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आने को हो जाएगी लगभग। लेकिन होता क्या है, ये लीकी चैनल्स तो चलते ही रहेंगे, ठीक है, सोडियम अंदर आता रहेगा, पोटेशियम बाहर जाता रहेगा। लेकिन जैसे ही नर्व इंपल्स आया तो ये क्या होता है, जो सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है वो देखो मैंने क्या कह दिया है, ओपन हो गया। ये जो सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है वो क्या हो गया है, ओपन। बहुत सारा सोडियम आयन जो है वो ECF से ICF की ओर आने लगता है, यानी सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है, ठीक है, सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर हमने इस नर्व सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। लेट्स से कि ये है पार्ट A और ये क्या है, पार्ट B। अब देखो, जैसे ही यहां पर बहुत सारा सोडियम अंदर आना शुरू हुआ तो क्या होता है ना, ये जो नेगेटिवली चार्ज था वो बहुत सारे कैटायंस के आ जाने की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज हुआ, क्योंकि जो कंपनसेट कर रहा था सोडियम पोटेशियम चैनल वो तो क्या हो गया है, बंद। वो तो क्या हो गया है, बंद। सोडियम लगातार अंदर आ रहा है, लगातार अंदर ही आता जा रहा है, क्योंकि वोल्टेज गेटेड चैनल भी ओपन हो गए हैं। तो जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म था वो यहां पे हो गया है फेल। तो ये जो वोल्टेज है, जो पॉजिटिव वोल्टेज हो चुका है यहां पर, ये करीब करीब +30 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, +30 मिली वोल्ट, ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चों, डीपोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। अब क्योंकि अंदर पॉजिटिव हो गया है तो बाहर कौन सा आयन हो जाएगा, नेगेटिव। पोल क्या हो गया, यहां पे रिवर्स हो गए। अंदर पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, बाहर जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। अब जब आप यहां पे NCERT पढ़ेंगे ना तो वो आप वहां पर लिखा हुआ है कि करंट पास होगा
फ्रॉम वन पोर्शन टू सेकेंड पोर्शन, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, मैं आपको समझाता हूं। जो पार्ट ए में तो चेंज हो गया सब कुछ, लेकिन पार्ट बी जो उसका ही नेक्स्ट पोर्शन जो है उस सेल का, वहां पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, वहां पर क्या है, सोडियम पोटेशियम चैनल भी ओपन है, सोडियम पोटेशियम चैनल क्या है वहां पर ओपन है। ठीक, एक एटीपी के बदले क्या हो रहा है, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, 3 सोडियम क्या हो रहा है, बाहर जा रहे हैं। और जो लीकी चैनल्स हैं वो तो ओपन है ही, सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, और जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो बंद हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर क्या है, ICF नेगेटिवली चार्ज और ECF पॉजिटिवली चार्ज, यानी ये अभी भी पोलराइज्ड ही है। ठीक, एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों कि जो ECF है और जो ICF है, इनके बीच में जो पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है वो अभी भी बंद ही है। ठीक, यहां पे आप देख पा रहे हो, वो अभी भी बंद ही है। ठीक, ये किसी भी स्टिमुलाई के आने पे चालू नहीं हुआ है, ये क्या है, स्टिमुलाई। ठीक, सो बच्चों ये जो +30 मिलीवोल्ट जो अक्वायर किया है इस सेल मेम्ब्रेन ने, इस +30 मिलीवोल्ट को ही क्या कहते हैं, क्या कहेंगे बच्चों, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल, या इसी को क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स। यानी स्टिमुलाई आने से लेकर +30 मिलीवोल्ट पोटेंशियल पहुंचने तक, इतने प्रोसेस हो जाने के बाद क्या जनरेट हुआ हमारे पास, नर्व इंपल्स। राइट, आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा। अब देखो, फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा है कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करता है। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करता है। अब देखो, यहां पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ए पार्ट क्या हो गया है पॉजिटिव और बी पार्ट क्या हो गया है नेगेटिव। तो इसका मतलब ये करंट जो है, ये करंट जो है ए पार्ट टू बी पार्ट ट्रेवल करेगा। राइट, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में जो ए पार्ट है वो पॉजिटिव है। ठीक, मतलब ICF पॉजिटिव है, ए पार्ट में ICF पॉजिटिव है और बी पार्ट में ECF पॉजिटिव है। तो यहां पर तो ये देखो करंट इधर ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जो ECF है हमारा, वहां पर करंट कहां ट्रेवल कर रहा है, B टू A। राइट, तो ये जो करंट है, पार्ट ए में जो जनरेट हुआ करंट है वो पार्ट बी के लिए स्टिमुलाई का काम करेगा। बहुत ध्यान से समझना कि ये जो करंट है, ये जो करंट है, यही पार्ट बी के लिए क्या काम करेगा, एक स्टिमुलाई का काम करेगा। ठीक, यहां पर समझ आई। इसी चीज को एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि द डीपोलराइज्ड स्टेट हैज ट्रेवल्ड लाइक अ वेव, यानी ये जो डीपोलराइज्ड स्टेट है ये यहां पर ट्रेवल हो जाएगा, ट्रेवल कर लेगा, और जो ए पार्ट है वापिस से वो पोलराइज स्टेट गेन करने के लिए स्ट्रगल करेगा। राइट, अब अगर तो माइलिनेटेड नर्व है, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व क्या होते हैं। अगर माइलिनेटेड नर्व है तो ये सारे काम कहां पर हो रहे हैं, नोड ऑफ रेनवियर पे, और अगर नॉन माइलिनेटेड नर्व है तो ये सारे काम कहां पर हो रहे हैं, ओवरऑल एक्सोप्लाज्म पर। ठीक, यहां तक समझ आ गया। चलो, अब चूंकि पार्ट ए के करंट ने पार्ट बी के लिए स्टिमुलाई का काम किया है, तो पार्ट बी पर वही सारे काम होंगे जो पहले पार्ट ए पर हुए थे। ठीक है, क्या काम हुए थे, देखो, सबसे पहले उनका सोडियम पोटेशियम चैनल बंद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले उनका सोडियम पोटेशियम चैनल बंद हो जाएगा, सोडियम का इफ्लक्स अंदर होता रहेगा थ्रू द गेट्स। राइट, सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल भी ओपन हो जाएगा, सोडियम यहां से भी अंदर आता रहेगा, पोटेशियम का बंद रहेगा, लीकी चैनल से सिर्फ पोटेशियम क्या करेगा, बाहर जाता रहेगा। अब चूंकि यहां पे सोडियम का इफ्लक्स हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो ECF है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये डीपोलराइज्ड हो गया, यानी अब क्या हो गया, पार्ट बी जो है वो क्या हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया। ठीक, अब यहां पर +30 मिलीवोल्ट पहुंच जाएगा,
तो इस चीज के होने के साथ साथ पार्ट ए में क्या चेंज हो रहा है, जैसे ही करंट ने ट्रेवल किया तो पार्ट ए में क्या चेंज आया वो देखते हैं अब। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना कि जैसे ही +30 मिली वोल्ट तक पहुंचा करंट, ठीक है, तो वहां पर पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। क्या होता है, पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। तो वहां पर बहुत सारे पोटेशियम्स को इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड से बाहर भेजा जाता है। ठीक, लीकी चैनल्स का तो अपना काम है ही, सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर। ठीक, और जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे वो क्या हो जाते हैं यहां पर बंद, यानी सोडियम का अंदर आना क्या हो चुका है बंद, सोडियम का अंदर आना क्या हो चुका है बंद। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है बच्चों। ठीक है, क्या हो रहा है, पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है, यानी कैटायंस यहां से बाहर जा रहे हैं, अंदर कम आ रहे हैं। ठीक, अब क्योंकि कैटायंस बाहर जा रहे हैं तो बाहर क्या शुरू हो गया, पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया। ठीक है, और अंदर वही नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कब तक अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा, जब तक कि -70 मिली वोल्ट वापिस से अटेन नहीं हो जाता। ठीक है, -70 मिली वोल्ट की ही बात थी, वहां तक जब तक अटेन नहीं हो जाएगा तब तक ये इफ्लक्स चलता रहेगा। अब मान लो -70 मिली वोल्ट अटेन हो गया हमें, ठीक है, लेकिन जब -70 मिली वोल्ट अटेन हो गया तो इस स्टेट को क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं इसको, रीपोलराइजेशन या रीपोलराइज स्टेट। ठीक है, लेकिन ये देखो, ये जो पोलराइज स्टेट था, ठीक है, वहां पर दोनों के दोनों वोल्टेज गेटेड चैनल्स बंद थे, लेकिन जब मेम्ब्रेन रीपोलराइज्ड हुई तो वहां पर पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है और पोटेशियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो क्या है, ओपन है। पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये ना तो जल्दी ओपन होते हैं और ना ही जल्दी क्लोज होते हैं। ठीक, यहां तक समझ आया। तो रीपोलराइजेशन से वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंचने के बीच में एक बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या होता है, मेम्ब्रेन क्या होती है, हाइपर पोलराइज्ड। क्या होती है मेम्ब्रेन, हाइपर पोलराइज स्टेट पे पहुंच जाती है। ये हाइपर पोलराइज स्टेट क्या है मालूम, -100 मिली वोल्ट तक पहुंच जाती है। इस -100 मिली वोल्ट पर पहुंचने के बाद ये पोटेशियम के चैनल जो है वो बंद हो जाते हैं और इसके बाद सेल अपने नॉर्मल रेस्टिंग फेज पर आती है। ठीक, यहां तक समझ आ गया। क्योंकि पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर जा रहा था, इसलिए अंदर में बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यही जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया है वही हाइपर पोलराइज स्टेट है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। और इसके बाद जब ये -100 मिली वोल्ट का वोल्टेज आया है तब जाकर कहीं इसका सोडियम पोटेशियम पंप क्या हुआ है, वापिस से एक्टिवेट हुआ है। क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप में, 3 सोडियम बाहर, क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप में, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, 1 एटीपी के खर्चे पर। ठीक है, जब ये सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो गया, इफ्लक्स बंद हो गया, तब जाकर सेल क्या होती है, वापिस अपने पोलराइज स्टेट पर आ जाती है और ऐसे ही करके धीरे धीरे आगे ये नर्व इंपल्स ट्रांसफर होता है। ठीक बात, यहां तक समझ आ गई आपको। अब एक छोटा सा टॉपिक और है आज के लेक्चर में, जो एनसीईआरटी का ग्राफ है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, देखो ये एक छोटा सा ग्राफ रह गया है, इसके बाद अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो
ये है जो एक्स एक्सिस पर दे रखा है, ये हमारे पास क्या है, टाइम मिली सेकेंड्स में, और वाई एक्सिस पर जो दे रखा है वो क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन मिलीवोल्ट। ठीक है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल जो हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल हमने पढ़ा अभी कितना था, -70। ठीक है, यहां पर मेम्ब्रेन रेस्ट में थी। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से ज्यादा, थ्रेशोल्ड मतलब देहली, ठीक है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से ज्यादा जैसे ही कोई स्टिमुलाई आया तो क्या हुआ मेम्ब्रेन का, डीपोलराइजेशन। कितना हुआ था डीपोलराइजेशन, डीपोलराइज्ड स्टेट का कितना था, +30 मिलीवोल्ट। ठीक है, इस टाइम पर क्या होता है, सोडियम चैनल तो ओपन हो जाते हैं लेकिन पोटेशियम चैनल क्लोज्ड ही रहते हैं। ठीक है, यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और उसके बाद मेम्ब्रेन रीपोलराइज करने के लिए आगे बढ़ती है। कहां तक होगी रीपोलराइज्ड, आइडियली तो 70 तक होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, सोडियम चैनल तो क्या हो जाते हैं, क्लोज, और पोटेशियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन। और इन्हीं पोटेशियम चैनल की वजह से एक बार हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट अटेन हो जाती है। ठीक है, ये क्या अटेन हो जाती है, हाइपर पोलराइज स्टेट, कितनी, -90 मिलीवोल्ट तक या -80 मिलीवोल्ट तक, राइट। और उसके बाद जैसे ही पोटेशियम चैनल भी क्लोज होते हैं तो सेल वापिस अपने रेस्टिंग पोटेंशियल पे पहुंच जाती है। ठीक है, ये था क्या, पहले रेस्टिंग पोटेंशियल, फिर डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन से होते हुए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक वापस पहुंच जाते। ठीक है, ये बात समझ आई। अब देखो दो फेज लिखे हुए हैं, क्या, एक तो एक्शन पोटेंशियल फेज और दूसरा रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो होता है बच्चों जब सेल मेम्ब्रेन तैयार ही नहीं होती किसी दूसरे थ्रेशोल्ड किसी दूसरे स्टिमुलाई को लेने के लिए, यानी जब सेल रीपोलराइजेशन या हाइपर पोलराइजेशन वाले स्टेट में है तो उस टाइम पर वहां कोई भी स्टिमुलाई आए तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करती। उस पीरियड का क्या नाम होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, याद रहेगा। सो ये था बच्चों जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। आई होप कि ये लेक्चर आपको यूजफुल होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।